नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ रुतिका थपलिया। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा में आज उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के बड़ी चर्चा, बड़ी बहस। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर स्थानीय और राष्ट्रीय कई मुद्दों का असर साफ दिखा है। पहाड़ में मोदी फैक्टर हावी रहा तो मैदानी इलाकों में महंगाई और किसान आंदोलन जैसे मुद्दों ने अपना असर दिखाया है। अलग राज्य बनाने के बाद 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा सरकार रहने की परंपरा भी टूटी है। प्रदेश में पहली बार भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। वहीं बात करते हैं भाजपा की डबल इंजन की सरकार की, तो क्या होगा उत्तराखंड में चहुमुखी विकास। इसी मुद्दे के साथ आज हम जुड़े हैं कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ। आइए उन तमाम नेताओं को आपसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से नवीन ठाकुर जी जुड़े। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हमारे साथ नमस्कार। कांग्रेस पार्टी से आशीष सैनी जी इस वक्त जुड़े। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो वहीं यूकेडी से हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल जुड़ी है। आपका बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जुड़ी है। सबसे पहले नवीन ठाकुर जी आपके पास में आ रही हूँ। जो परंपरा हमेशा ये रही है, एक बार हम एक बार तुम की राजनीति, इस बार जो है 20 साल बाद वो जो परंपरा है कहीं ना कहीं टूटी है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या अब पहाड़ों में चहुमुखी विकास होगा, क्योंकि लगातार भाजपा को एक और 5 साल और मिल रहे हैं। क्या कहेंगे नवीन ठाकुर जी भाजपा से? देखिए रितिका जी, इस प्रदेश में हमेशा से ये परिपाटी रही कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, और तीसरे दल को तो इस प्रदेश की जनता ने कभी मौका दिया ही नहीं और इस बार भी नहीं दिया। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का दिल की गहराइयों से आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से पुनः धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें पुनः अपनी सेवा का अवसर दिया और सारे जो है जितने भी मिथक थे सबको तोड़ते हुए पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। और मुझे लगता है कि अब हमें और विनम्रता के साथ और मेहनत के साथ जो पूर्व में हमने जो है काम किए, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किए, हमारी संगठन के साथ मिलकर सरकार ने काम किए, उन कामों को आगे बढ़ाना होगा। और इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, इस प्रदेश के युवाओं के लिए, इस प्रदेश की मातृशक्ति के लिए हमने एक विजन तय किया हुआ है, रोड मैप तैयार किया हुआ है। उसके तहत जो हम काम करेंगे और आने वाले 3 वर्षों में आप देखेंगे कि जब ये प्रदेश 25 वर्ष का युवा होगा, हमारा प्रयास है, हमारा मिशन है, हमारा विजन है कि हम उत्तराखंड को देश के जितने भी राज्य हैं उनमें अग्रणी पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में जो हम खड़ा करें। इस विश्वास के साथ, इस विजन के साथ हमारी सरकार जो है काम में जुट गई है और हम बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, अपने संकल्प पत्र में जो हमने संकल्प लिया था, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। और इस काम के लिए जो है हमारी सरकार, हमारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में पूरी मुस्तैदी के साथ रितिका जी जुट चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में नवीन ठाकुर जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ चल रही हूँ। आशीष सैनी जी, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर ऐतिहासिक जीत की बात करें तो वहीं कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं ये उम्मीद लोगों को नहीं थी। जिस तरीके से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे, चाहे वो सर्वे की बात करें, सी वोटर सर्वे की बात करें, कांग्रेस का नाम कहीं ना कहीं आ रहा था। अगर राहुल गांधी की रैली की भी बात की जाए, पीएम मोदी की भी रैली की बात की जाए, तो राहुल गांधी की रैली में भी उस वक्त काफी भीड़ देखी जा रही थी। कयास काफी सारे लगाए जा रहे थे, लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे उस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं रहा। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, प्रदर्शन अगर हम राहुल गांधी जी की रैली के आकलन के हिसाब से करेंगे तो राहुल गांधी जी की रैली की जो अथाह भीड़ थी वो देहरादून में थी। और देहरादून में जो हरिद्वार लोकसभा का क्षेत्र था, प्लस उधम सिंह नगर और नैनीताल क्षेत्र के यानी मैदानी क्षेत्रों के लोग थे। और मैदानी क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। अल्मोड़ा लोकसभा में और टिहरी और पौड़ी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। अगर हम चुनाव के सीटों के अनुमान से लगाएं, यदि हम मतों के हिसाब से भी लगाएं तो भी हम लोग भाजपा से कम से कम 5% वोट पीछे रहे। ये एक आकलन है जो चुनाव के परिणाम का है। लेकिन जो दूसरा आकलन है वो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार की विश्वसनीयता का है। आज भारतीय जनता पार्टी को मत देने के बावजूद भी जो मतदाता है भाजपा का, वो भाजपा की सरकार से कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी से इस सरकार से यहाँ के मतदाताओं को, यहाँ के लोगों को, अब मुझे जो अनुमान लगता है कि वो कोई बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं है। कारण क्या है कि अभी भाई साहब ने जैसे बताया कि भाजपा की सरकार रही है 5 साल और बहुत सारे काम किए और आगे बढ़ाएंगे।
और यदि एग्जैक्टली इनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम था जिसके नाम पर आपको वोट मिला है, तो ऐसी कोई जानकारी भाजपा के माननीय प्रवक्ताओं के पास, नेताओं के पास है ही नहीं। क्योंकि इनको मालूम है कि जिस आधार पर इनको वोट मिला है वो वोट ऐसा है जो एक टीवी चैनल पर आपके सामने कभी बोल ही नहीं सकते। वो वोट कैसा है, वो ठीक है, धार्मिक ध्रुवीकरण पर और खोखले प्रतिक्रिया मैं नवीन ठाकुर जी से लूंगी, फिर फौरन आपके पास में लौट रहे, फिर मीनाक्षी जी के पास भी। नवीन ठाकुर जी, आशीष सिंह जी एक गंभीर आरोप कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों को ही नहीं पता कि उन्हें वोट किस लिए मिल गया। ऋतिका जी, बड़ा हास्यपद है, उस प्रदेश की जनता हंसती भी है जब कांग्रेस के हमारे सम्मानित प्रवक्ता इस तरह की बचकानी बातें करते हैं। इस प्रदेश के बच्चे को पता है, ये जनमत का अपमान करने का काम करते हैं। जनता ने बार बार 2017 में जब हमने सत्ता संभाली थी, इस देश की देवतुल्य जनता ने हमें सेवा का अवसर दिया था। सत्ता संभालने के बाद आप देख लीजिए, इनके डिबेट उठा के देख लीजिए आप, 6 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, इन लोगों ने यही बोलना शुरू कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने तो बर्बाद कर दिया, कोई काम नहीं करेंगे, जनता त्रस्त हो गई है, नाराज है। लेकिन वो क्या, 2 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, देवतुल्य जनता ने हमें 5 सीटें जिता के दी, और उसी वक्त मिथक तोड़ दिया था उत्तराखंड की जनता ने। ऋतिका जी, 2 मिथक थे इस प्रदेश में। एक मिथक तो ये था कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा। एक मिथक और था कि जिस भी पार्टी की सरकार होती थी, अगर कांग्रेस की सरकार रही और लोकसभा का चुनाव हुआ तो 5 सीटें जो है भाजपा ने जीती, और भाजपा की सरकार रही तो कांग्रेस ने जीती। लेकिन 19 में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस मिथक को तोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लोकसभा की 5 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को दी। उसके बाद पंचायतों के चुनाव आए। आप देखिए पंचायतों के चुनाव में किस प्रकार जो है 13 में से 10 जिलों में जो है हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए। उसके बाद निकायों के चुनाव आए। हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया। उसके बाद आशीष जी सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं समझ सकता हूँ, सुन लीजिए एक मिनट, इतनी बौखलाहट नहीं समझ सकते। जनता समझ रही है, हमें समझने की जरूरत है, जनता समझ रही है, समझने की जरूरत कांग्रेस को है, आत्ममंथन की जरूरत है, आत्मलोकन की जरूरत है। लेकिन ऋतिका जी, मेरा समय आपने मुझे बोला, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बीच में बोलने की आदत है। जब ये बोल रहे थे तो मैं तो बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था, और मुझे लगता है एक अच्छा श्रोता, अच्छा वक्ता हो सकता है। जब आप बोलेंगे मैं धैर्यपूर्वक सुनूंगा, आप 10 मिनट फालतू बोलेंगे मैं 10 मिनट सुनूंगा। आशीष जी बस 2 मिनट ऋतिका जी ने बोला, मैं 2 मिनट बोल लेता हूँ। अगर आप मुझे कहेंगे नहीं बोलना, मैं चुप होकर आपको सुनूंगा। तो हमें जो है इस प्रदेश की जनता ने चुना, उसके बाद 3 उपचुनाव भी हुए, उसमें भी चुना। आप 22 में लगातार जो है 1 महीने से कह रहे थे कि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। हमने फिर जो है जनता के बीच में गए और अपने विकास के काम देखिए। आज के दौर में हर कोई जो है बुद्धिजीवी है, सोशल मीडिया है, प्रचार प्रसार का इतना तेज है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट हो, हर घर में जो है मीडिया की दस्तक है, और सजग प्रहरी की तरह मीडिया हर चीज को जो है तुरंत उठाता है। आज तो एक दिन में 10 से 12 चैनलों पर डिबेट होती है। तो आज आप जो है जनता को ये नहीं बोल सकते जनता को जानकारी नहीं। जनता बहुत सजग है, लेकिन जनता सब समझती है। अगर आप बोलेंगे कुछ नहीं हुआ तो जनता आपकी तरह आंखें बंद नहीं कर लेगी। जनता पहले देहरादून से हरिद्वार जाने में धक्के खाती थी 1.5 घंटे के, आज वो फराटेदार सड़कों में जाती है। जो आप बोल रहे थे ना कि गिना नहीं पाएंगे, मैं 300 काम गिनाऊंगा आशीष जी, शाम तक गिनाऊंगा। अगर समय हो तो सुनना, धैर्य से सुनना। इस कोने से लेके देहरादून से लेके चमोली तक गिनाऊंगा, पिथौरागढ़ से लेके उत्तरकाशी तक गिनाऊंगा। कितने काम हमने किए, डोबर चाटी के पुल से, उत्तरकाशी के टिहरी के डोबर चाटी पुल से गिनाऊंगा, जो 14 वर्षों तक नहीं ठीक हुआ था, नहीं काम किया था। आपकी सरकार ने नहीं कुछ किया था, हमारी सरकार ने उसको जो चालू किया। और के काम पे जो कांग्रेस के लोग बोल रहे थे। जी आशीष जी रखिए अपनी बात को, फिर मीनाक्षी जी के पास में आ रही है। 2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करिए आशीष जी। देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब डिबेट में बैठते हैं तो उस विषय पर कभी बात नहीं करते जिस पर डिबेट हो रही है। ये जो घर से अपने कार्यालय से याद करके आते हैं, जो इन्हें व्हाट्सएप पर मिलता है, उस पर बहस करते हैं। इन्होंने बताया कि 13 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने, लेकिन ये नहीं बताया कि उन 13 में से जो 10 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने, उनमें 4 के खिलाफ इन्होंने उनके अकाउंट सीज करने का काम किया। इन्होंने ये नहीं बताया कि कुल जिला पंचायत सदस्यों के मुख में कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य ज्यादा थे। इन्होंने धनबल का इस्तेमाल करते हुए झूठ बोलकर जिला पंचायत चुनाव में किस तरह की गुंडागर्दी करी है, वो चीज सामने आई है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम आज ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत घटा है। और सबसे अधिक बात है, इस सरकार ने जो चुनाव कराए हैं और जो आरक्षण किया है, ऐसी सीटों पर आरक्षण कर दिया, मतलब पिछड़े वर्ग का आरक्षण ऐसे पद पे कर दिया जहां पिछड़े वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं है। अभी जो पंचायत चुनाव इस सरकार ने कराए थे, 25,000 पद ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर ऊपर तक के खाली पड़े। अभी
इनके आरक्षण क्रम में भर ही नहीं पाए हैं। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि पहले रुड़की से देहरादून आने में 2.5 घंटे लगते थे और अब मात्र 1-1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बताना भूल गए कि 170 रुपए टोल देना पड़ता है एक तरफ जाने का, एक आने जाने का, दोनों तरफ का टोल जो है, वो टोल की वसूली किस लिए कर रहे हैं? और आप बताइए ना, हमारी कांग्रेस की सरकार जब 2.5 घंटे में देहरादून पहुंचाती थी तो हम पेट्रोल 56 रुपए लीटर देते थे, और आज आपने टैक्स की और डीजल की सीमा बढ़ा के कहां तक ले गए? आप गैस की कीमत पे बात नहीं करेंगे, आपने 25,000 नौकरियां निकालने की बात करी और पिछले आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा आराम से, और मैं हर चीज पर हर वक्त डिबेट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अगर आपको बीच में बोलना हो ना, अपनी बात कहनी तो कहिए। 3200 नौकरियां निकालकर मैं बीच में नहीं बोलूंगा, सुनूंगा। वास्तव में बहुत बड़ी शर्म की बात यह है कि राज्य के मंत्री जिसने कैबिनेट में शपथ ली है, राज्यपाल के सामने बैठ के शपथ ली, वो सदन में झूठ बोलता है कि मैंने 7 लाख रोजगार दिए। कहां है वो 7 लाख रोजगार? और मैं उत्तराखंड की जनता के सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि उत्तराखंड की जनता ने आपको काम के नाम पर वोट नहीं दिया, केवल राष्ट्रवाद के और धर्म के जो ध्रुवीकरण आपने किया है, जो नफरत फैलाकर जो आपने धर्म का ध्रुवीकरण किया है, जिसकी चाशनी आप सत्ता की चाशनी चाट रहे हैं, इसी कारण से आपको सत्ता मिली है। ये आपको भी मालूम है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मालूम है, कि नेता को मालूम है कि आपने भ्रष्टाचार की जो आंधी पूरे हिंदुस्तान में चला रखी है, उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिला। आप जनता से सीधे आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते, और आप जनमत के सम्मान की बात करते हैं। जनता के फैसले पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं चिंतन करने की जरूरत है कि कांग्रेस 19 में क्यों सिमट गई सर? आपने वो बहुत आशीष जी सुनिए ना सर, आशीष जी आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आप पिछली बार 11 में थे, इस बार आप सिर्फ 19 में आए। मैं कह रहा हूं कि प्रदर्शन करना, हमारा प्रदर्शन हमारी योग्यता के आधार पर नहीं है, जनता के मत के आधार पर है। यदि जनता ने जनता दोषी है, जनता का अपमान करने का काम जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हमेशा करते हैं डिबेट। कांग्रेस पार्टी में, भाजपा में, दोनों के पास, मुझे यूकेडी के पास भी जाना है। मीनाक्षी गिल्डियाल जी किस तरीके से देख रहे हैं? क्या प्रदेश में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार, जो परंपरा कहीं ना कहीं थी, एक बार हम एक बार तुम की राजनीति इस बार कहीं ना कहीं खत्म हुई है? किस तरीके से देख रहे हैं? वही यूकेडी का भी 0 प्रदर्शन कहीं ना कहीं रहा। ठीक है, मैं अभी जो है बीजेपी के खुशी मनाने के दिन है, खुशी मना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी सोचना होगा कि जनता के, जहां ये जनमत की बात करते हैं, जनमत ने इन्हें 57 से 47 पे लाके खड़ा किया है, और जिस प्रकार के इन्होंने वादे किए हैं और जो घोषणाएं की हैं, यदि वो पूरी नहीं होती इन 5 सालों में, तो कहीं ना कहीं जनता इनको और भी नीचे करने में कमी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जनता जागरूक है, ये भी हम अच्छी तरह मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एंड मूवमेंट में जो जिस प्रकार से इन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो गेंद फेंकी थी, उसका कहीं ना कहीं ये असर है, जो इस प्रकार से इन्हें सीटें मिली, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। हम लोग देख रहे थे कि हर एक फील्ड में जो जनता है वो परेशान थी, कर्मचारी वर्ग अलग परेशान था, आंगनवाड़ी अलग परेशान थी। तो कहीं ना कहीं एंड मूवमेंट में जो जिस प्रकार के ये धर्म की और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनका प्रयोग इस बार भी सफल हुआ। और दूसरी बात, अगर जनमत की हम सर आंखों पे बिठाते हैं जनमत को, ठीक है, हम भी जनता है, और अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वो हमारे भी बने हैं, और यदि कोई कार्य विकास का कार्य होता है तो हम अप्रिशिएट करेंगे, और डेफिनेटली उसका अगर हमसे बन पड़ेगा तो हम लोग साथ भी देंगे। लेकिन जनमत की बात करते करते आप ये मत भूलिए कि जनता ने तो मुख्यमंत्री जी को नकार दिया था, पुष्कर सिंह धामी जी को, और आपने उनको ही मुख्यमंत्री बना दिया। तो आप कौन से जनमत का रिस्पेक्ट कर रहे हैं? तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जुमलेबाजी, जो कि हमेशा से इनके ऊपर से नेता करते आए हैं, और जो ये आगे जो इनका फ्लोट होता रहता है, ये जुमलेबाजी करना, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है, जिस तरीके से प्रदेश धरना प्रदेश कहीं ना कहीं बनता जा रहा था, चाहे आंगनबाड़ी के प्रदर्शन की हम बात कर लें, चाहे उपना कर्मचारियों के प्रदर्शन की हम बात कर लें, चाहे मनरेगा के प्रदर्शन की हम बात कर लें, चाहे 3 मुख्यमंत्रियों की हम बात करें, लेकिन धरातल पर सारे मुद्दे कहीं ना कहीं 0 आए। जिस मुद्दे को लेकर, अगर हम 3 मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे की अगर हम बात करें, लगातार इसको लेकर के विपक्ष हमला कर रहा था, लगातार यूकेडी इसको लेकर के इस मुद्दे को भुना रही थी, आम आदमी पार्टी भुना रही थी, लेकिन धरातल पर तो 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का कोई मुद्दा ही नहीं था। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम विपक्ष जो है इसको भुना नहीं रही थी, ये जनता के सामने सच्चाई रख रही थी कि कहीं ना कहीं 3 मुख्यमंत्री को बदलने से राज्य का नुकसान हो रहा है, और वो हो ही रहा है। हम लोग देख रहे हैं, अभी देखिए सरकार अभी बनी है, अभी एक तो सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री चुनने में इतना टाइम लग गया, विभाग बंटने में इतना टाइम लग गया, बट एनीवेज चलो, खुशी इस बात की है कि फाइनली हुआ।
लेकिन आप अभी से देखिए धरने प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। आप अब ये डॉक्टर्स जो हैं जिनको कोरोना काल में भर्ती किया था वो दोबारा धरने पर बैठे, उनको निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें हैं वो फिर से शुरू हो चुका है, जो एंटी इनकम्बेंसी है। और अगर हम बात करें कि मुद्दों पे बेसिकली चुनाव हुआ ही नहीं। अगर मुद्दों पे चुनाव होता तो 101% गारंटी थी कि बीजेपी नहीं आती। लेकिन हमने एक बार फिर बोला कि जिस प्रकार से बीजेपी अपना धर्म के नाम पे प्रयोग कर रही है, वो प्रयोग उसका सफल हो रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए जनता को हम सर आंखों पे बिठा रहे हैं। जनता को हम मानते हैं कि जनता जो है वो समझती है चीजों को। जनता ने इस बार 5 साल का समय और दिया है, क्योंकि इनके बड़े नेता ने आके यहाँ पे कहा था कि 5 साल का समय कम होता है, 5 साल के समय में कुछ नहीं होता। तो जनता ने इन्हें 5 साल का समय और दिया है कि चलिए 10 साल ले लीजिए, लेकिन जिस परिकल्पना से ये जो उत्तराखंड राज्य बना है उसको साकार करके दिखाइए। अभी जो है पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर चुनौतियां बहुत है। अभी उनको 2025 तक जो एक समृद्ध राज्य का जो बात की है उसके लिए बहुत कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से इनके कार्य करने की नीति है, जो सिर्फ बातों में होती है, पेपर्स में होती है, उस हिसाब से हमें लगता नहीं कि ये चीजें पूरी होंगी। लेकिन उम्मीद हमें यही है कि ये पूरी होनी चाहिए। जिस परिकल्पना से उत्तराखंड राज्य बना है वो पूरा हो। बिल्कुल, मैं आपके पास में लौटूंगी। नवीन ठाकुर जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। भाजपा ने प्रचंड बहुमत की सरकार तो हासिल कर ली, लेकिन इस बार सहकारिता विभाग में 4th क्लास की भर्तियों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। वैसे तो अगर उत्तराखंड की बात की जाए, समय समय पर जो है भ्रष्टाचार के कई आरोप भी लगाए जाते हैं, कई तरीके की जो है कमियां भी सामने आती है। इस पर क्या कहेंगे आप नवीन ठाकुर जी? म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट करिए। नवीन ठाकुर जी। देखिए रितिका जी, मैंने कहा कि किसी भी स्तर का भ्रष्टाचार हो, छोटे स्तर का हो, बड़े स्तर का हो, किसी विभाग का भ्रष्टाचार हो, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी को भी बख्शा नहीं जाता। नहीं तो आप तो भ्रष्टाचार को मिटाने वाला कानून लेकर आने वाले थे। नहीं, देखिए हमने कहा कांग्रेस के शासनकाल में दोबारा सरकार बन गई। बिल्कुल हमने कहा कांग्रेस के शासनकाल में सच में जरूरत थी। जिसको एक पार्टी का मुख्यमंत्री खुद कहता हो कि 25-25 लाख दे दीजिए, आंखें फेर लूंगा, हमें सच जरूरत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार दी, और जो किसी ने अगर गड़बड़ की भी तो उनको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आरटीपीसीआर के घोटाले की बार बार जिक्र करते हैं हमारे जो है पक्ष के लोग, हमने आज तक वो जेल में है सारे। अभी आपने शायद संज्ञान न दिया हो, 1 महीने पहले हाईकोर्ट में अर्जी लगा रहे थे जमानत की, लेकिन सरकारी वकील ने पुरजोर विरोध किया कि जब तक जो है एक एक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, और जब तक जो है सारी परतें नहीं खुल जाती, उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। जमानत का पुरजोर विरोध हमारे सरकारी वकील ने किया। हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। और सहकारिता के घोटाले की जो आप बात कर रहे हैं, चाहे अभी आप देखिए कल दिलीप सिंह रावत जी ने, हमारे ही विधायक हैं, लेकिन उन्हें लगा कि हरक सिंह रावत जी के श्रम विभाग में घोटाला हुआ तो उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी में हो सकता, कांग्रेस के शासनकाल में नहीं हो सकता। नहीं तो वो तो आप करी ना, जब वो कांग्रेस में आ गए, जब भाजपा में थे तब क्यों नहीं करी सर? वो रितिका जी वो कांग्रेस में नहीं आए। नहीं, ये दोषारोपण की राजनीति हमने बर्खास्त किया उनको, वो कांग्रेस में नहीं आए। कांग्रेस में तो गए जबरदस्ती हो, हमने उनको बर्खास्त किया, उसके बाद वहां गए। हमने उनको बर्खास्त करने का काम किया लगातार। और एक बात का जवाब मैं, हमारी यूकेडी की मीनाक्षी बहन यहाँ पर जुड़ी हुई है, शायद पुरानी कांग्रेसी हैं या कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं। कांग्रेस की ही सारी बात उन्होंने की। उन्होंने जो कांग्रेस के लोग बात करते थे मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये वो, मेरी बहन को ये नहीं पता कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा कांग्रेस के लोगों ने उठाया था। अकील अहमद ने बोला था, उस पर जबान नहीं खोल रही है। किसने मुद्दा उठाया? मांग इनके लोग करते हैं। मतलब इनके बयान से मुझे लग रहा है मीनाक्षी जी के कि चाहते क्या मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने। इन्होंने एक बार जिक्र नहीं किया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उठाया था। आपके दोबारा वही प्रयोग मीनाक्षी जी, कोशिश कर रहे हैं। मीनाक्षी सुन लीजिए ना, मीनाक्षी जी मैं समझ सकता हूँ, मीनाक्षी जी मैं समझ सकता हूँ, हताशा में है, निराशा में है। अभी आपको समय लगेगा, उससे हार की चोट से उबरने में समय लगेगा। इस प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया, सुनने पे समेट दिया, लेकिन आप थोड़ा धैर्य से सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य से सुन तो लीजिए। नहीं, इतना धैर्य से सुन तो लीजिए। आपको जनता नकारती है बार बार, लेकिन आप सुनने को राजी नहीं है। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पक्ष ले रहे हैं। किसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया? मुद्दा उठाया कांग्रेस के नेता ने। उसने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, और आप समर्थन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हम नहीं बनने देंगे। आप बनाइए मुस्लिम यूनिवर्सिटी,
हमारे आप आप उत्तराखंड की देवभूमि में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करेगा, हम बिल्कुल बौखलाएंगे। हो सकता है आप आंखें बंद कर लीजिए, आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन हमें गुस्सा आएगा। नवीन ठाकुर जी, हम एक बार मीनाक्षी की बात भी सुन लेते हैं। मीनाक्षी नवीन जी, हम ठाकुर जी, देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बनने देंगे, बिल्कुल बात सुनिए, मैं देवभूमि नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे देवभूमि में। निर्माण की फोटो आप भेजूंगी। एक एक करके बात करेंगे नवीन जी, आप प्लीज। बनाइए मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, कांग्रेस ने भी उनको नकार दिया, अकील अहमद की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए मीनाक्षी जी, और उनके साथ जाके नवीन जी, एक बार मीनाक्षी जी को जवाब तो देने लेकिन दीजिए जो सर। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करेगा, हम सच में बौखलाएंगे। ठीक हमें है, क्रोध ठीक आता है। है, एक क्योंकि बार हमारे मीनाक्षी जी की बात, देवभूमि में बात होती है। मीनाक्षी जी की बात एक बार। मैं बीजेपी की नेताओं के नाक के नीचे बता दूंगी, जहां अवैध मस्जिद निर्माण हो रहे हैं, उनकी मैं सारी फोटो और डिटेल आपको पहुंचा दूंगी। उसके बाद आप इस बात का जवाब दीजिएगा। नवीन जी, सुनने की क्षमता रखिए, आपकी तो सरकार है, आपने तो पूरे 5 साल बोला है और 5 साल बोलेंगे। मीनाक्षी इतना जी, बौखला के रखिए। जो प्रयोग आप कर रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं होना। नवीन जी को बता दीजिए उनका माइक बंद हो चुका है। हाँ, नवीन जी अपना माइक ऑन करिए प्लीज। आशीष जी, कहीं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा उठा था, कहीं इसी की वजह से तो कांग्रेस की इतनी करारी हार नहीं हुई सर? आशीष जी, माइक म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। आशीष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ ठीक जी। है, माइक अनम्यूट है, प्लीज बात रखिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की 2022 के उत्तराखंड चुनाव में जो हार का मुख्य कारण है, मैं ऐसे सैकड़ों मतदाताओं को जानता हूं जिन्होंने ये वादा किया था कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट कर रहे हैं, और चुनाव के बाद जब उन्होंने बताया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, तो हमने उनसे कारण जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या कारण था कि आपने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को और भाजपा के झूठ को नकारते हुए वापस भाजपा को चुनने का काम किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 शब्द जो सामने रखे हैं, वो नंबर उसमें सिर्फ 2 ही बातें निकल के आई, धार्मिक ध्रुवीकरण और खोखला राष्ट्रवाद। इनका राष्ट्रवाद कैसे चलता है? इनका राष्ट्रवाद ऐसे चलता है कि जैसे अभी डिबेट चल रही थी, मीनाक्षी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। क्यों? आपके प्रवक्ता ने कहा था, आपके उपाध्यक्ष ने कहा था, कांग्रेस के नेता नहीं, झूठ मत बोलिए आशीष जी, झूठ क्यों बोल रहे हैं? नवीन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आपके पास से लौट रही हूँ मैं। स्पीकर बैठ जाएगा महाराज, बोलते बोलते मुझसे बहस करते करते थक जाओगे। भारतीय जनता पार्टी, पहले आप ये बताइए कि क्या आप मुस्लिम होने के किसी भी मुसलमानों के खिलाफ है या पक्ष में है? नंबर 1 बात। दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी किसी हिंदुस्तान की राजनीति में ना कभी हिंदू यूनिवर्सिटी का पक्ष किया, ना कभी किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पक्ष किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा कि सर्वधर्म समभाव की बात की और समावेशी विकास की बात की। आप मुझे बताइए कि क्या उत्तराखंड में पिछले 5 साल में कोई नया मेडिकल कॉलेज बना हो, कोई नया स्कूल बनाया हो, आपने कोई नए पर्यटन के कोई संस्थान बनाए हो, पर्यटन के अलावा कोई भी एक ऐसा काम किया हो पिछले 5 साल में जिसके आधार पर आपने वोट मांगी हो? आपके बताते वक्त आपके मुंह में छाले पड़ जाएंगे महाराज, आप बता नहीं पाएंगे। आपने केवल धर्म के नाम पर और झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगी है। आपके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सब भ्रष्ट है, जितनी भी योजना बनाते हैं वो भ्रष्ट है। आपके मुख्यमंत्री लास्ट के 1 हफ्ते में आचार संहिता लगने से पहले खनन के काम में लिप्त रहे और दबा के उन्होंने 1200 के लगभग ट्रांसफर पोस्टिंग और एक पत्र जारी करे, हर एक पत्र में पैसे वसूले गए हैं। आप जरा कर लीजिए एसआईटी की जांच। मैं चैलेंज करता हूं कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आचार संहिता लगने से पहले के जो 1 हफ्ते पहले के जो लेटर्स है, जरा जांच कीजिए, सब में भ्रष्टाचार है। कराइए एसआईटी जांच अगर आप में हिम्मत है तो, लेकिन आप कराइए नहीं कभी भी, क्योंकि आप जैसी जांच की बात आएगी, जैसी भ्रष्टाचार की बात आएगी, जैसे उत्तराखंड का बेरोजगार पर्यटन में कोई काम मांगेगा, रोजगार मांगेगा, आपसे पेट्रोल और डीजल और गैस के सस्ते दाम मांगेगा, तो आप ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी लेकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप इतने बेशर्म लोग हैं कि आप उत्तराखंड की जनता का समर्थन मिलने के बावजूद भी उनका गलत धोखे पर उतारे हुए हैं। और हम जो बहस कर रहे हैं उस चैनल पर बैठकर, हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता देखे कि कितने नंगे और बेशर्म होकर भाजपा के लोग आपके वोटों के आधार पर कैसे कूद कर उछलते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वास्तव में बहुत शर्म की बात है कि उत्तराखंड की जनता ने ऐसा नालायक लोगों को सरकार में लाए, दोबारा सरकार सौंपी है उत्तराखंड की जनता को। नवीन ठाकुर रखिए अपनी बात। नवीन ठाकुर जी अनम्यूट करें। नवीन ठाकुर जी,
ठीक नहीं करा यार, मेरा अनम्यूट कर दिया करो जब भी मैं बोलूंगा ना, जब बोलूंगा तब। नवीन ठाकुर जी अनम्यूट करें, माइक म्यूट है आपका। रितिका जी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। यहाँ पे जो है केवल बकवास करते हैं बैठ के, शर्म नहीं आती। अरे सुनो ना, अब चुप रहो, सुनने का मादा रखो, सुनने का मादा रखो, सुनने का मादा रखो। आवाज नहीं आ रही है आपकी, जो ऐसे चिल्लो चिल्लाट मचा रहे हो। सुनने का मादा रखो करो जरा, बस लोग से अनम्यूट करवाते रहो बैठ के, सुनने का मादा है नहीं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैन हमने दिया था, आपके नेता ने दिया था, क्यों बनाया आपने उसे प्रदेश का उपाध्यक्ष? स्पष्ट कहा उसने कि मैंने हरीश रावत जी की सहमति से किया, उसके बावजूद भी जो है आपने मानते नहीं है। किसने कहा था? आपके नेता ने बयान दिया था। आप म्यूट हैं, इसलिए बीच में मत चिल्लाइए, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो आपके म्यूट करने से नहीं होगा। जब आप बीच में चिल्लाएंगे, अपने वक्त में नहीं बोलेंगे, तो ऐसे म्यूट होगा आप। आपका मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा आपके नेता ने उठाया था, हमने नहीं उठाया था। ये जनता आपको नकार चुकी है बार बार। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। शर्म नहीं आ रही आपको? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर है 1000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले पे। आपकी प्रियंका गांधी, जिसे आप बड़ा नेता बनाए घूम रहे थे ना यूपी में, उसका मायका भी जमानत पर है, उसका ससुराल भी जमानत पर है। पूरे देश में इकलौती महिला होगी जिसका मायका भी जमानत पर, ससुराल भी जमानत पर। पतिदेव रावत वाड्रा जमानत पर है, भाई राहुल गांधी जमानत पर है, माता श्री जो आपकी जो है जमजात अध्यक्ष है ना, जिनकी जो है गुलामी कर रहे हैं आप, जिनकी गुलामी करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, जो 21 वर्षों से आपकी जो है अध्यक्ष हैं, एक अध्यक्ष तक नहीं मिल रही आपको हिंदुस्तान में। आप जो है केवल और केवल नौकरी करते हैं कांग्रेस की, और कोई काम नहीं है आप लोगों के पास, केवल गुलामी का काम है कांग्रेस लोगों के पास। आपको जनता ने इस प्रदेश से नहीं पूरे देश से नकार दिया। 46 चुनाव हुए हैं 2014 के बाद, आपको 41 में हार मिली है। वो शर्म नहीं आती आप लोगों को? पता नहीं किस बेशर्मी के साथ यहाँ बैठ के जो बहस करते हैं। 41 चुनाव में हारा है इस देश की जनता ने, फिर बेशर्मी के साथ खड़े। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, रितिका जी 41 चुनाव में हराया कांग्रेस को इस देश की जनता ने, और ये जनमत का अपमान करते हैं। पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, शर्म नहीं आती? इनके शासनकाल में 3-3 दिन लाइन लगती थी एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए, इसलिए जनता ने इनको हराया। आशीष जी रखिए अपनी बात, माइक म्यूट है आपका, क्या कहेंगे? 21,000 करोड़ का कर्जा हमने ईरान का चुराया, वो शर्म नहीं है इनको? मीनाक्षी जी रखिए। घोटाले की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की, 14 साल में 12 लाख करोड़ के घोटाले किए इन्होंने, वो शर्म नहीं आई? आपने कोयला घोटाला किया, शर्म नहीं है आपको? आपने जो यूरिया घोटाला किया, आपको शर्म नहीं आई? आपने 2G घोटाला किया, आपको शर्म नहीं आई? घोटाला किया, शर्म नहीं आई? तो पूरा समय है बोलने का। आप आरोप जो लगा रहे हैं, ये तो आप लगाते आ रहे हैं। कुछ बोलूं मैं, लेकिन जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है, देखिए ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे नहीं लगता कि एक प्रवक्ता को, जो कि डिबेट में बैठ के इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर आप किसी मुद्दे पे आके कोई बहस करते हैं तो उस मुद्दे के बारे में बात करिए, इंस्टेड ऑफ कि इस तरह की बातें करना कि आपकी माताश्री, आपके पिताश्री, आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करके कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए ना मीनाक्षी जी। अगर आपने कांग्रेस का ही पक्ष रखना है तो रितिका जी, मेरा निवेदन है इनके आगे से हटा दीजिए यूकेडी की प्रवक्ता। यूकेडी तो रही भी नहीं। मीनाक्षी, आपको सच में मेरा आपको बहुत अच्छा सुझाव है, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। आप जो है यूकेडी प्रवक्ता हटा के कांग्रेस के प्रवक्ता लिख लीजिए। कांग्रेस को ही डिफेंड करना है, इनके आगे से यूकेडी। कहाँ गया आपका लोकायुक्त? आप अगर आप मुद्दे की बात करेंगे, तरीके की बात करेंगे, तो मैं आपसे डिबेट करूंगी। लेकिन आप इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो ये इस पर डिबेट का कोई मतलब नहीं होता। अगर जनता आपको सुनने बैठी है तो आप यूकेडी हटा के कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाइए ना। आपके जो है बड़े भाई कांग्रेस के प्रवक्ता जब शुरुआत करते हैं कि शर्म आनी चाहिए, तब आपके जो मुंह में दही जम रहा था, तब आपसे नहीं बोला जा रहा था। आप एक बात बताइए, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको तो विपक्ष लायक छोड़ा नहीं है ना जनता ने। अरे मीनाक्षी जी, आपको विपक्ष लायक छोड़ा है जनता ने। आपको विपक्ष में बैठने लायक नहीं करके बात करेंगे। आपको तो विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा, विधायक तक नहीं है आपका। आप देख लीजिए कितने सीटों में आपकी जमानत जब्त हो गई है, जमानत तक नहीं बचा पाए मीनाक्षी जी। आप 60 से ज्यादा सीटों में जमानत बचा है। नवीन जी, मीनाक्षी जी, आशीष जी, प्लीज। नजर आ रहा है नहीं, मैं एक चीज ये बताना चाहती हूँ कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है, उनकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि उनके जो भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं उनपे कोई आवाज उठाए, या जो कार्य राज्य के अंदर नहीं हो रहे हैं उनपे कोई आवाज उठाए। जनता सर्वोपरि है मीनाक्षी जी, जनता को समझिए, जनमत का सम्मान करिए।
जनता ने नकार के घर बिठा दिया आपको, घर बिठा दिया आपको जनता ने, विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा आपको, विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा। जीरो सीट आपके पास, जीरो अंडा, पूरे उत्तराखंड में अंडा है। 70 में से 60 सीटों में जमानत जब्त है। नवीन जी प्लीज औरों को भी बोलने का मौका दीजिए। अरे मैं समझ बात करेंगे, जिनके पास 47 है वो कुत्ते की तरह भाग रहे हैं यहाँ पर। अरे देखिए, इनकी भाषा देख लीजिए आप, इनकी भाषा देख लीजिए। मर्यादा में रहकर के भाषा का प्रयोग करें प्लीज, जाकी रही मर्यादा भाषा में बात करें। दिखी दिन तैसी, ये इनके संस्कार हैं। ये अब मीनाक्षी जी आपके मुंह में दही जमा है क्या? अभी आपके बड़े बड़े किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? मैंने आपके मुंह में दही जम गया क्या? मीनाक्षी दही जमा गया आपके मुंह में? अब आपकी पार्टी के प्रवक्ता, अब कांग्रेस के प्रवक्ता किस प्रकार, किन शब्दों का प्रयोग करें? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी जुबान नहीं है क्या मुंह में? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप यूके हटा के कांग्रेस कर लीजिए। मुद्दे पर आइए प्लीज। आप लोग आपस में भाषा की अश्लीलता नहीं दिखाती रही। मीनाक्षी जी, नवीन ठाकुर जी, मैं समझ सकता हूँ आशीष जी, मैं समझ सकता हूँ आपको जनता ने बहुत बुरी तरह नकारा है, खदेड़ दिया जनता ने, आपको खदेड़ दिया जनता ने, पूरे देश से भगा दिया। मैं समझ सकता हूँ मीनाक्षी जी, नवीन जी, हमारा मुद्दा है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, क्या होगा उत्तराखंड में चहुमुखी विकास, इसी पर आइए आप लोग प्लीज। लेकिन आपका बचाव आप लोग आपस में दोषारोपण कर रहे हैं, लड़ रहे हैं बच्चों की तरह। बचाव क्यों करूंगी? हम तो खुद कह रहे हैं कि ना कांग्रेस ने कोई एक एक करके बोलिए नवीन ठाकुर जी, औरों को बोलने का मौका दीजिए सर। हम तो राष्ट्रीय पार्टी मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज को डाउन करना पड़ेगा। आपकी कौन सी भाषा है? मुझे मजबूरन आप लोगों की आवाज को डाउन करना पड़ेगा, आपको पैनल से हटाना पड़ेगा अगर आप लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो। एक एक करके बात करें प्लीज। मीनाक्षी जी रखिए अपनी बात। देखिए, जिस प्रकार से अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको हर कोई जो देखेगा सामने से वो उसे गलत ही कहेगा ना, चाहे वो किसी भी दल में हो। और अगर हम कुछ बात को गलत करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने? आप फिर से बोलना शुरू हो गए। आप क्यों बोलती है बीच में? जब मैं जवाब देता हूँ आप क्यों बोलती है बीच में? सुनने का धैर्य रखा करो ना। आप क्यों बीच में बोलती है जब मैं बोल रहा था? देखिए, ऐसे अननेसेसरी की डिबेट मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने ये बात बोली थी। बिल्कुल छोड़ के जाइए, डिबेट नहीं कर सकते। अगर मादा नहीं है, दम नहीं है, अगर मादा नहीं है, दम नहीं है तो छोड़ दीजिए डिबेट। सुनने का मादा आपके अंदर नहीं है मैं तो छोड़ दीजिए डिबेट। देखिए, हम गाली सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो आपके बड़े भाई गाली देते, आपने क्यों सुनी? नवीन जी, मीनाक्षी जी, आशीष जी प्लीज, नवीन जी प्लीज, अलग जगह पे मीनाक्षी जी, नवीन जी प्लीज, जिसको मैं बोलूंगी वो जवाब देगा। मीनाक्षी जी, नवीन जी, मीनाक्षी जी प्लीज, जिसको मैं बोलूंगी वो जवाब देगा। हैंडल कर सकती है, मुझे मजबूरन आप लोगों के माइक को म्यूट करना पड़ेगा। अटेंड कर सकती। आशीष जी अपनी बात रखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। मैं सबके पास लौट रही हूँ, प्लीज मुद्दे को मत भटकाइए आप लोग। आशीष जी रखिए अपनी बात को। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, देखिए, मैंने जो मुद्दे यहाँ पर कागज पर लिखे हैं मैं इन मुद्दों को बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सरकार में है उनके प्रवक्ता इन मुद्दों पर बात करें। हम कितनी सीट पर आए हैं वो जनता के सामने, जनता समझ चुकी है। हमने लिखे है कि बिजली की दर व्यावसायिक हो, घरेलू हो, बढ़ा दी गई है। टोल टैक्स 10% बढ़ा दिए गए हैं। शौचालय पर भी टोल टैक्स लगा दिया है, वो बढ़ा दिया है। पीने के पानी पर जो टैक्स है वो 3 गुना कर दिया गया है। अटल स्कूल योजना अरविंद पांडे जी द्वारा शुरू की गई थी, वो उस पर से सरकारी बजट खत्म कर दिया है। अब जो लाभार्थी थे उन्हें अपनी जेब से पैसे देकर, यानी अटल स्कूल योजना के नाम पर उन्हें केवल लूटा गया है। 450 मेडिकल स्टाफ के लोग हटा दिए गए। बताइए ये क्या कर रहे हैं? स्मार्ट सिटी जैसी बात जिन्होंने कही थी, स्मार्ट सिटी का नाम गायब हो चुका है, भूल चुके हैं लोग। पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात की थी, इन्होंने एक कील तक भी नहीं लगाई है पूरे प्रदेश में। बेरोजगारी और महंगाई पर हम लगातार सवाल कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाहर से पलायन करके लोग वापस आए हैं, रोजगार नहीं है, न तो सरकारी स्तर पर और न ही रोजगार का कोई अवसर खड़ा किया गया है। उसके बाद लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की लगातार हम मांग कर रहे हैं। हमने कहा कि अगर यदि हमारे राज्य के हमारे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा, उनका स्टिंग हुआ और आपने आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप कानून लाने में क्या दिक्कत है आपको? ये इन मुद्दों पर भाजपा कभी बात नहीं करेगी, क्योंकि इन मुद्दों पर भाजपा की कलई खुलती है और इन मुद्दों पर भाजपा का मतदाता उनसे बिखरकर अलग होता है और भाजपा के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा इस डिबेट में हुआ कि उन मुद्दों को लेकर आएगी जिस पर
केवल ध्रुवीकरण किया जा सके, धार्मिक भावनाएं भड़काकर और इस तरह की बात करके ही इनको वोट मिलती है। और इस बार के चुनाव में भी बहुत सारे हमारे लोगों ने वोट सिर्फ बीजेपी को इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने मुसलमान हिंदू की बात की, उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात की, उन्होंने एक खोखले राष्ट्रवाद की बात की। ऐसा कौन सा राष्ट्रवाद है जो जय श्री राम बोलता है और जेब काट लेता है? ये राष्ट्रवाद केवल भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसे हैं जो देश की बहुसंख्यक उस जनता का जो भाजपा को वोट देती है उसका गला घोटने पर उतारू हुए हैं। और वास्तव में ये जो डिबेट आप लोग करते हैं ये निश्चित रूप से एक एक घर में पहुंचकर देखी जानी चाहिए। और आज की डिबेट का तो मैं विशेष रूप से प्रचार करूंगा कि ये हर घर में देखी जाए कि किस प्रकार से भाजपा के लोग उत्तराखंड की जनता जब वोट मिल देती है उनको जिताकर सदन में भेजती है तो उनके हित की बात करने के बजाय गाली गलौज करना, मतलब की बहस करना और ऐसी बात करना जो उनके स्तर को गिरते हुए दिखाती है। हम ये कह रहे हैं कि जो मुद्दे मैंने लिखे हैं इन पर बात कीजिए प्लीज। ऋतिका जी ने बोले जरा 2 मिनट जो है सुनने का वादा रखें ये, क्योंकि अच्छा श्रोते अच्छा वक्ता हो सकता है। और मीनाक्षी से निवेदन है, बोल रहे थे ना कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, ये भी जरा सुनने का धैर्य रखें। ये बोल रहे हैं मैं विशेष रूप से करूंगा गाली गलौज। अब इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया, आप दिखाइएगा इस डिबेट को। मैं फेसबुक पे चलाऊंगा आज इनकी कटिंग, ये किन शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि मुद्दों से मोड़ देते हैं। किसने शुरुआत की मुस्लिम हिस्ट्री की? इनकी छोटी बहन जो यूकेडी का नाम लिख रही है, कांग्रेस की नेत्री है, उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री की बात की। इनको मुस्लिम हिस्ट्री में वोट देना, अपने आप शुरुआत करते हैं मुस्लिम हिस्ट्री की, अपने आप शुरुआत करते हैं ध्रुवीकरण की। जनता के मत का अपमान कर रहे हैं बार बार हर चैनल पे, इसलिए जनता इनको बार बार खदेड़ती है। ये बार बार आत्मचिंतन करते हैं ना कि हम हारे क्यों, हम हारे क्यों। अरे भैया आप जब झूठ बोलेंगे, जनमत का अपमान करेंगे, इसलिए हारे आप। उत्तराखंड की भोली वाली जनता को आप मूर्ख समझते हैं क्या? क्या यहाँ के नागरिक जागरूक नहीं है क्या? क्या वो केवल ऋतिका जी सुन लीजिए ना, 1 मिनट आप जवाब दे रहा हूँ मुद्दों पे। लेकिन जो एक एक करके बात करेंगे। हाँ तो मैं एक एक करके, मेरे समय बोलने का, ये लगातार झूठ बोल रहे थे, मैंने बोला। ये बोल रहे हैं जी कुछ काम नहीं किया। अरे भैया सुनने का मादा रखो। 70 साल आपकी सरकार रही, कितने एम्स बनाए आपने? 2 एम्स बनाए, इसलिए नकार दिया आपको इस देश की जनता ने। हमने 7 साल में 24 एम्स बनाए हैं। ऋषिकेश के एम्स देख लिए, आप भी गए होंगे कभी इलाज कराने। ऋषिकेश के एम्स में हम लोग जाते हैं, तो नागरिक जाता है, जिसको ऋषिकेश के एम्स में इलाज मिलता है, जिसको दिल्ली जाना पड़ता था वो ऋषिकेश एम्स में इलाज कराया, उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जिसको जो है इलाज के लिए हरिद्वार जाना पड़ता था, ये बोल रहे मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, उधम सिंह नगर में मेडिकल कॉलेज हमने खोले हैं। ये बोल रहे हैं एक विद्यालय 189 आदर्श अटल विद्यालय हमने खोले हैं। ये पर्यटन की बात कर रहे हैं। जानकारी कांग्रेस के लोगों को एक धेले की नहीं होती, केवल बैठ जाते हैं आकर यहाँ पर और फिर बोल रहे हैं कि भाषा। आप देखिए किन शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। आज फेसबुक पे मैं चलाऊंगा टैग करते हुए। हमने कोई गाली गलौज नहीं की, किसी गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? इन्होंने कहा कुत्ते की तरह। शर्म नहीं आती इनको अपने शब्दों पर? इनकी ये भाषा, ये कांग्रेस के लोगों की भाषा हो सकती है, इसलिए कांग्रेस को नकारती है देश की जनता, बार बार नकारती है। केवल 2 प्रदेशों में बची कुछ सरकार इनकी रह गई है। इनकी सरकार राजस्थान में रह गई है, छत्तीसगढ़ में, और इस चुनाव में वहां से भी जनता नकार देगी। लेकिन बेशर्मों की तरह जो है यहाँ पे नकारते हैं। नवीन जी लौटूंगी, आम आदमी पार्टी से उमा सिसोदिया भी जुड़ चुकी है। उमा सिसोदिया जी किस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी, किस तरीके से होगा उत्तराखंड में चहुमुखी विकास? उमा जी माइक म्यूट अनम्यूट करें प्लीज। ठीक है, एक आखिरी कमेंट आप सभी का, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। मीनाक्षी गिल्डिया जी 1 मिनट का आपका आखिरी कमेंट, फिर आशीष जी और फिर नवीन ठाकुर जी। मैं नवीन जी जो है मेरे बड़े भाई, क्योंकि सत्ता में है तो बहुत ठीक है बोल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ ठाकुर साहब कि आप पहाड़ों पे कितनी बार गए हैं? पहाड़ों के पलायन से लेके मुनस्यारी से लेके उत्तरकाशी से लेके चमोली से लेके हर जगह गया हूँ। आप ब्लॉक की बात कर लीजिए, आप जो है तहसील की बात कर लीजिए। लेकिन ठीक है, अब वहीं पे बात करेंगे कि वहां पे नंदा राज जात की जो है 2 बार यात्रा कर चुका हूँ। अब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया आपकी बात का। वहाँ रोजगार अवेलेबल नहीं है, वहां पे पलायन जो है और भी ज्यादा मात्रा में हो गया है। ये जो मुद्दे हैं, ये समस्याएं हैं जो पहाड़ की हैं, और जो उत्तराखंड राज्य बना था बेसिकली वो पहाड़ी राज्य बना था, और पहाड़ के जो मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी उनके लिए बना था। लेकिन आज भी बीजेपी वहां पे सिर्फ सड़कें पहुंचा रही है, और उन सड़कों के हाल भी हम लोग देख चुके हैं कि क्या हाल है। यदि उन सड़कों पे आप व्यापार डेवलप नहीं कर पा रहे, यदि उन सड़कों पे आप प्रसूता के लिए एम्बुलेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, तो बताइए उन सड़कों का फायदा क्या है?
आज जो कई गांव ऐसे हैं जो भूतहा हो चुके हैं, कई स्कूल्स ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, इनके बारे में कुछ बात करिए ना। ठीक है आप इनके मीनाक्षी आरोप लगाने जी, मीनाक्षी जी, ठीक है। नवीन ठाकुर जी, तुरंत इसी बात पर 30 सेकंड में आपका जवाब, फिर आशीष जी आपकी तरफ बढ़ रही हूँ। देखिए रितिका जी, अभी ये कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है। अभी इनके बड़े भाई कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, इनकी जो बी टीम है, कि 1.5 लाख लोग जो है उत्तराखंड में पलायन करके आए हैं। रिवर्स पलायन हो रहा है मीनाक्षी जी। हमने काम दिया है होम स्टे योजना के, जानकारी है आपको? पहाड़ों में कितने हजार लोगों ने, 9,000 लोगों ने, युवाओं ने होम स्टे का काम किया है। और 9,000 को जो है 15 से गुना कर दीजिए आप। जब एक व्यक्ति होम स्टे का काम शुरू करता है तो उसमें कम से कम 15 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, चाहे वो कुक हो, चाहे वो सर्विसमैन हो, चाहे वो रेस्टोरेंट में सफाई कर्मचारी हो। पहाड़ों में होम स्टे का काम हमने दिया है। हमने 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डेस्टिनेशन, पिथौरागढ़ का टुलिप गार्डन देख लीजिए आप, कितने पर्यटक जो उसमें हड़ताल आने लगे हैं, वो हमने नए डेस्टिनेशन के तौर पे विकसित किया था। और अगर हमने काम नहीं किए होते ना मीनाक्षी जी, तो इस प्रदेश की जनता हमको जिताती नहीं। आप बार बार जनमत का अपमान करते हैं बोलकर, आपको घर बिठा दिया शून्य पे। इसीलिए हमने काम किया इस प्रदेश की देवतुल्य जनता के लिए। हमने इस प्रदेश की जनता के लिए जो है काम किया है। घर घर जाकर हमने राशन बांटा है, घर घर जाकर हमने वैक्सीनेशन लगाने का काम किया कोरोना काल में। करना पड़ेगा ना, आप तो सत्ता में हो, और कौन करेगा? ठीक है जनता तभी तो आप लोगों को घर क्यों बिठा रही है जनता? घर इसलिए बिठाया मीनाक्षी जी, आप लोग केवल टीवी चैनल पे झूठ बोलते हैं। हमारे घर बैठने की चिंता हमसे ज्यादा आपको लग रही है। नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। होइए ना, आप मत चिंतित होइए ना, कोई बात नहीं, घर बिठाया है, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन थोड़ा आत्ममंथन कर लीजिए, थोड़ा आत्ममंथन कर लीजिए। और सुझाव है मेरा, कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए। नवीन ठाकुर जी प्लीज एक एक करके बात करेंगे। नवीन ठाकुर जी, आपको 30 सेकंड का समय दिया था, खत्म हो चुका है। हम क्यों घबराएंगे? हम 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। आशीष जी, आशीष जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, हाँ मैंने कम से कम 14-15 ये सवाल उठाए। इन 14-15 सवालों पर जवाब देने के बजाय ये पहुंच गए ऋषिकेश एम्स पर, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पर और होम स्टे योजना के। पूछे थे कितने मैंने जवाब दे दिया। अब ऋषिकेश का जो एम्स हॉस्पिटल है, ये स्थापित किया गया था मनमोहन सिंह जी द्वारा। इसमें भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ऋषिकेश बना हुआ है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता इतना बेशर्मी से झूठ कैसे बोलते हैं? रितिका जी, इनको थोड़ा याद दिलाइए ना। ऋषिकेश मनमोहन सिंह जी के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बीच में बोले। नहीं, कांग्रेस इतने बेशर्मी से झूठ मत बोलिए ना। मनमोहन सिंह ने तो एक एम्स बनाया, केवल 10 साल में एक एम्स बरेली में। और नहीं बनाया, एक एम्स बनाया है बरेली में, केवल एक एम्स। थोड़ी जानकारी दुरुस्त करके आइए आप लोग, थोड़ा पढ़ के आया करिए। आशीष जी थोड़ा पढ़ के, कृपया अगली बार थोड़ा पढ़ के आए। अभी गूगल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और गूगल कर लीजिए, जानकारी मिल जाएगी। कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे 36 रुपए बैरल जो है डीजल का तेल है अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, 130 रुपए बैरल है। अभी आशीष जी यहाँ कह रहे हैं ऋषिकेश का एम्स मनमोहन सिंह जी ने बनाया। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में केवल एक एम्स बनाया बरेली का। और बाकी आपके जो प्रधानमंत्री रहे ना 8-10 कांग्रेस के 40 वर्षों तक जिन्होंने राज किया, वो केवल एक एम्स दिल्ली का बना के गए और कुछ नहीं किया। 70 साल से गरीबी हटाओगे तो झूठा नारा दे रहे हैं ना, तो इसलिए तो आज तक कुछ गरीबी नहीं हटाई, जनता ने आपको हटा दिया। नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है। सुन लीजिए पहले। हम मालूम आपको है ना, तभी तो जनता ने हटा दिया आपको। वक्त इस डिबेट को खत्म करने का हो गया है। आशीष जी, नवीन जी, मीनाक्षी जी, वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। यूकेडी से मीनाक्षी गिल्डियाल जी हमारे साथ में जुड़ी, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आशीष सैनी जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीजेपी से नवीन ठाकुर जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।